जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान कोड नंबर 347 के ए का पेपर। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि हर साल यूपी बोर्ड में 7 फैट आते हैं। तो आज का जो फैट हम सोल्व करने वाले हैं वो फैट नंबर 1 होगा, जिसका कोड मैंने अभी आपको बताया 347 के ए। जो जिससे हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों वो है आखिर का ये अनफोल्ड। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है आप कोई भी अनफोल्ड उठा लेना, चाहे आखिर का हो या किसी भी का भी हो। आपका जो भी अनफोल्ड होगा उसमें पहला पेपर पे रखा होगा। आपको कोड नंबर देखना है 347 के ए। ठीक है, जो यूपी बोर्ड का पहला पेपर है। तो आज की क्लास में हम यही पेपर सोल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा गैसीय विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ऑप्शन सी है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और ऑप्शन डी है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा। जो यहाँ पर ऑप्शन सही है वो है आपका कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। आपको 4 संक्रमण धातु दी हुई है। ठीक है, इन चारों धातु में हमें ये बताना है कि जो भी संक्रमण धातु में दी हुई है उनके यौगिक जो बनेंगे कौन से, किसके रंगहीन यौगिक बनेंगे, किसके रंगीन यौगिक होते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका Cr ट्रिपल आयन यानी क्रोमियम ट्रिपल आयन। दूसरा कोबाल्ट 2 प्लस आयन। तीसरा ऑप्शन है Ni 2 प्लस आयन। और ऑप्शन डी है आपका जिंक 2 प्लस आयन। इन 4 ऑप्शन में कोई एक रंगहीन क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन डी सही होने वाला है इसका पहले बच्चों, क्योंकि जिंक प्लस 2 आयन ही आपका रंगहीन विलयन बनाता है यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो गया है आपका, एक आपको उपसंयोजक यौगिक दे रखा है, उपसंयोजक यौगिक दिया हुआ है। उस उपसंयोजक यौगिक में हमें ये बताना है कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। कोबाल्ट की निकालनी है इसके अंदर, तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स पहले बच्चों। और बाहर क्या पड़ा हुआ है आपका पोटेशियम धातु। पोटेशियम की होती है ऑक्सीडेशन नंबर 1। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है। कितनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 अणु दे रखे हैं, परमाणु दे रखे हैं सॉरी। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन संख्या होती है प्यारे बच्चों 0। और इक्वल लेके चलिए 0। आपका बचेगा 1 प्लस एक्स। 4 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 हो जाएगा इक्वल 0। तो एक्स 1 को और उधर भेजोगे आप तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी -1। क्या जाएगी -1। तो ऑप्शन नंबर ए +1 है, ऑप्शन नंबर बी +3 है, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी है आपका -3। तो हमारा क्या निकलता है -1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अम्लीय क्षमता के बढ़ाने का सही क्रम है। अम्लीय क्षमता के बढ़ाने का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका फिनोल, पहले फिनोल दिया हुआ है, फिर एथिनोल, फिर क्लोरोएसिटिक अम्ल, और फिर है आपका एसिटिक अम्ल। पहला तो ये हो गया। दूसरा है बच्चों क्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर है एसिटिक अम्ल, फिर है एथिनोल, फिर है फिनोल। ऑप्शन नंबर सी में है क्या बच्चों, एथिनोल, फिनोल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी है आपका फिनोल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल और एथेनॉल। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। इनमें से एक ऑप्शन सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथेनॉल, फिर फिनोल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ड की बात करेंगे, जो है इसका 5वां क्वेश्चन है भूविकल्प का। ड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फैलिंग विलयन परीक्षण देता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर भी, ये बताना है कि धनात्मक फैलिंग विलयन कौन सा परीक्षण देगा। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्लूकोज ही आपका फैलिंग धनात्मक विलयन देता है।
अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की, जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। इसका क्या है, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। क्या बोला क्वेश्चन है, श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, कोई श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु श्रृंखला को बदले बिना, में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों के, जो आपका एल्किल हैलाइड होंगे, एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी। ऑप्शन बी गैब्रियल थैलिमाइड रिफ्रिजरेशन होगा। ऑप्शन सी होगा सैंडमायर अभिक्रिया। और ऑप्शन डी हो जाएगा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, जो आपका बिना कोई बदलाव किए वो देगा, वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके 6 एमसीक्यू दिए हुए थे। अब 6 एमसीक्यू के बाद अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 1 विलियन में बेंजीन का द्रव्यमान 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, बेंजीन का द्रव्यमान 30% है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो उसमें क्या करनी है, हमें बेंजीन के द्रव्यमान की, बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 100 ग्राम। क्या मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे कुल द्रव्यमान को। बेंजीन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो बेंजीन द्रव्यमान दे रखा है 30%। अगर 30% का हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, तो टोटल कितना है हमारे पास 100 ग्राम, उसका 30% निकाल लेंगे तो 30 ग्राम ही निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, फिर बेंजीन का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एक कार्बन का द्रव्यमान 12 होगा, प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा। कैलकुलेशन करके टोटल आ जाएगा हमारा 78 ग्राम। फिर निकाल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, जो जिसका आपका फॉर्मूला होगा CCl4। एक कार्बन है तो 12 और 4 क्लोरीन है, 4 गुना 35.5, क्योंकि एक क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 154 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं मोलों की संख्या। तो सबसे पहले निकाल लेंगे मोलों की संख्या किसकी, बेंजीन की। ठीक है, जरूरी नहीं है आप बेंजीन की निकालो, आप यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेंजीन की मोलों की संख्या मान लेता हूं मैं Na1 यानी Na। ठीक है, क्योंकि बेंजीन क्या है, यहाँ पे बेंजीन है विलय की मात्रा। बेंजीन क्या है, विलय की मात्रा, क्योंकि कम मात्रा किसकी है, कम मात्रा यहाँ पे बेंजीन की है। अगर मैं विलायक की मात्रा निकालूं, जो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसकी कितना निकल आएगा 70 ग्राम, क्योंकि टोटल विलयन कितना है हमारे पास में 100 ग्राम। 100 ग्राम में 30 ग्राम अगर हमारा क्या है बेंजीन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बचेगा 70 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर मोलों की संख्या निकाल लें तो वो आ जाएगी हमारी, अच्छा उससे पहले निकालनी होगी बेंजीन की हमें। तो बेंजीन की मोलों की संख्या कितनी है, तो फॉर्मूला लगेगा मोलों का, मोल बराबर भार बटे अनुभार। ठीक है, यानी Na बराबर WA/Ma। ठीक है, WA की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि हमें उसका भार कितना रखा है बेंजीन का, कितना है वो 30 ग्राम। 30 मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है 78, जो अभी निकालना था। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 0.384 कैलकुलेशन करने के बाद। इसी तरीके से अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या निकालने, उसे मान लेना हम Nb मान लेते हैं, जो WB/WF है। WB/WB से ही फॉलो होगा, सॉरी MB से फॉलो होगा आपका ये। ठीक है, WB यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका 70 ग्राम, ये दे रखा है। ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 154 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.455। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकल चुके हैं, दोनों के मोल निकल चुके हैं। जब मेरे पास दोनों के मोल मिल जाएंगे तो क्या निकाल दूंगा मैं, पूरे विलयन का, फिर बेंजीन के मोलों का मोलन से बेंजीन का मोल प्रभाज। तो अगर बेंजीन का मोल प्रभाज निकाल लूं या मोल अंश निकाल लेता हूं, तो फॉर्मूला बनेगा बेंजीन के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। क्योंकि सूत्र क्या होता है हमारा, जब भी हम मोल प्रभाज निकालते हैं, मोल प्रभाज होता है किसी भी एक अवयव के मोल बटे कुल विलयन के मोलों या पूरे संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या।
जिस अवयव का आप निकाल रहे हो वो ऊपर, अब कुल विलयन के मोल नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, या मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ Na/Na प्लस Nb, क्योंकि विलयन बनता है विलय के मोल प्लस विलायक के मोलों से मिलकर। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसके निकालने हैं, मुझे निकालने हैं बेंजीन के, इसलिए मैंने क्या करा Na की वैल्यू ऊपर लिखी, फॉर्मूले में मैंने लिख दिया बेंजीन के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.384 रख दी है, फिर दोबारा फिर बटे में क्या आएगी Na की वैल्यू, और Nb की वैल्यू कितनी मेरे पास 0.455। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा इन दोनों ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 0.839 और ऊपर वही रखा रहेगा 384। कैलकुलेशन करता हूँ तो आ जाएगा आपका 0.458, यानी कि बेंजीन के मोलों की संख्या आ चुकी है। अगर यहाँ पर आपको किसकी मोलों की संख्या निकालनी है, अगर पूछता कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी निकाल के दिखाओ, तो यहाँ फॉर्मूले में यही फॉर्मूला काम कर जाएगा, बस जहाँ बेंजीन लिखा है वहां जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, जहाँ Na लिखा है वहां जाएगा Nb। आपको नीचे की फिर नीचे बिल्कुल सेम आपका रहने वाला है। एक रास्ता और है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या आपको निकालनी होगी तो जरूरी ये फॉर्मूला लगाओ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है XA प्लस XB इक्वल 1 के इक्वल। अगर हमने XA निकाल लिया है, ये हमारा XA ही तो है, ये हमारा XA ही होता है, क्योंकि विलय का मोल प्रभाज। तो अगर मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये, अब XB अगर निकालना हो तो XB ऐसे निकाल लें 1 माइनस XA। ठीक है, यानी कि 1 में से XA की वैल्यू माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। जरूरी नहीं है कि आपसे केवल एक ही की वैल्यू पूछ, आपसे विलय की भी मोलों की संख्या पूछ, मोल अंश पूछ, विलय का मोल अंश पूछ सकता है, विलायक का मोल अंश पूछ सकता है, दोनों का भी एक साथ पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राउल्ट का नियम समझाइए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें राउल्ट का नियम समझाना होगा। क्या होगा राउल्ट का नियम, किसी स्थिर ताप वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव का आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। क्या समझाना चाह रहा है, मान लो हमारे पास एक विलयन है, ये हमारा कोई विलयन हो जाएगा। ठीक है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, यानी कुल वाष्प दाब इक्वल होगा अवयव के शुद्ध वाष्प दाब ठीक है, और शुद्ध वाष्प दाब और आपका जो ये मोल प्रभाव यानी मोल अंश है मल्टीप्लाई मोल अंश के। ठीक है, यानी किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब, जो टोटल वाष्प दाब होगा, वो उस विलयन में उपस्थित शुद्ध अवयव जो होगा उसके वाष्प दाब के गुणनफल किसके मोल अंश के। यानी अगर मैं शुद्ध किसी भी विलयन में उसके अवयव के शुद्ध वाष्प दाब और मोल अंश का गुणनफल कर दूं तो क्या निकल जाएगा मेरा उस विलयन का कुल वाष्प दाब। ये किसने समझाया था, ये समझाया था राउल्ट ने। ठीक है, यानी कि यहां पर पी नोट अवयव का वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा, शुद्ध वाष्प दाब है, और एक्स आपका मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, ये हमारा राउल्ट का नियम था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि संक्रमण हमारी धातुएं होती हैं, उनके अधिकांश यौगिक जो होंगे क्या होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे, रंगहीन, सॉरी अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होंगे, अनुचुंबकीय। ठीक है, ये हमें स्पष्ट करना है, क्यों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। जो हमारे डी उपकोष होते हैं यानी संक्रमण धातु होते हैं, उनके अंदर जो डी उपकोष होते हैं वो अपूर्ण रहते हैं, यानी कि उनके जोड़े नहीं बन पाते, उनके इलेक्ट्रॉनों के जोड़े। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े ना बनवाने के कारण क्या हो जाते हैं, वो अयुग्मित। और जो अयुग्मित है तो उनका जब चुंबकीय आघूर्ण निकलता है
उनका क्या निकलता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होंगे, वो अनुचुंबक है। क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चों, जो अनुचुंबकीय होता है, जो अनुचुंबकीय होता है, कौन होगा अनुचुंबकीय, जिसके पास डी उपकोफों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अनुचुंबक क्या होगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी उपकोफ में। और जो अनुचुंबकीय होगा वो प्यारे बच्चों रंगहीन यौगिक भी बनाएगा। क्या बनाएगा, रंगीन यौगिक भी बनाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संक्रमण धातु में अपूर्ण रूप से डी कक्षक भरे होते हैं। क्या लिखा, संक्रमण धातु में अपूर्ण, अपूर्ण माने जिसमें कंप्लीट ना हो, रूप से भरे डी कक्षक होते हैं। ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को क्या रखेंगे, किसी भी चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो दुर्बल रूप से क्या हो जाएंगे, उस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्शन आ जाएगा उनके में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन घ का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा घ की बात करें, क्वेश्चन नंबर घ क्या है, Mn Br4 -2 आपके उपसंयोजक यौगिक दे रखा है। उस उपसंयोजक यौगिक में क्या कह रहा है, MnBr4 -2 के केवल परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.98 Bm है। संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी, यानी कि हमें MnBr4 -2 की ज्यामिति बतानी, ज्यामिति क्या होगी। अच्छा, पहले तो हमें ये निकालना होगा ज्यामिति बताने के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बोल सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर डी उपकोफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताया ना ऊपर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, तभी हम स्ट्रक्चर यानी संरचना बताएंगे ज्यामिति, जब हमें पता क्या होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगी हमें। तो क्या करना होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान रखा है 5.98 Bm, 5.98 Bm दे रखा है आपको चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं म्यू से। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता नहीं, जो हमें निकालने होंगे। यहाँ पर अयुग्मित निकालने का सूत्र क्या है, म्यू इक्वल रूट n ब्रैकेट में n+2। ठीक है, अब क्या करा यहाँ पर मैंने, ठीक है, म्यू नोट की वैल्यू रखी, म्यू की वैल्यू रखी यहाँ पर। ठीक है, किसको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी। अब क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जब हम बोथ साइड स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 34.81, इधर रूट कट जाएगा। ठीक है, 34.81 को मैं लिख सकता हूँ 35 अप्रोक्स, लगभग 35 के बराबर होगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉइंट में तो होंगे नहीं आपके, तो क्या कर लिया हमने 35 के बराबर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगी आपकी, जो क्या होगी 35 को उधर ले जाऊंगा तो n² + 2n माइनस के 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, यानी कि -2 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, जो माइनस कर 2 आए और गुणा कर यानी मल्टीप्लाई कर 35 आ जाएगा। जब फैक्टर होगा 7 × 35, ठीक है, 7 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n+7 और n-5। ठीक है, तो क्या होगा, यदि n+7 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आएगा -7 में, तो इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस में नहीं लेंगे। दूसरा आ जाएगा n-5 बराबर 0, n बराबर आ जाएगा 5, ये प्लस में आया, तो यही वैल्यू हम उठा लेंगे, प्लस वाली उठाएंगे ना कि माइनस वाली। ठीक है, तो 5, अगर इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण क्या होगा, sp3, क्या होगा, sp3। ठीक है, आपने बीबीटी में निकाला होगा, समझा दिया होगा, बीबीटी का क्वेश्चन में आगे भी आएगा, तब भी मैं अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। और ना अगर अभी भी क्लियर नहीं है, मैं पिछली क्लास में आपको समझाया हुआ है, जब बीबीटी के बारे में बताया था, बीबीटी मैंने RCFT कराई थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संकरण क्या होगा, sp3 होगा। तब ज्यामितीय संरचना क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय किस तरह की होती है, मैंने बना रखी है यहाँ पर, आपकी मर्जी है, अब यहाँ पर आप बना के दिखाओ या फिर ना दिखाओ, वरना आंसर आपको यहाँ तक हो जाएगा। डी उपकोफ कितने हैं, कैसे भरे जाएंगे, ये देख लो।
ये आपके डी ऑर्बिट होगी। एन की संख्या कितनी आई आपके पास, यहाँ पर एन आया 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 1 5। तो ये क्या है आपका अर्धपूर्ण या फिर अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, जहां एन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 5 है तो संकरण क्या निकल आता है sp3, और sp3 में संकरण यानी कि ज्यामितीय संरचना क्या बनती है, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन फोटो लेना चाहते हो स्क्रीन फोटो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 और क्लोरोफॉर्म के हमें क्या बताने हैं, उपयोग बताने हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं इसका। तो पहला हम बताएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 के उपयोग। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का पहला उपयोग है वे विलायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो हमारे कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है इसे किसके रूप में प्रयोग करते हैं, विलायक के रूप में। दूसरा अग्निशामक में, क्योंकि इन्हें जलाया नहीं जा सकते, जलते नहीं है, तो ये अग्निशामक यंत्र यानी कि जो भी आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा उपयोग है क्लोरोफॉर्म बनाने में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का एक उपयोग ये भी होता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब 3 गुण हमने इसके बता दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 3 गुण ही बताओ, 2 गुण ही बता सकते हो, जैसे कि हमने लिखे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सबसे पहला तो ये है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रयोगशाला लैबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, दूसरा निश्चेतक यानी बेहोशी की जो दवाई होती हैं उनमें बनाया जाता है। तीसरा क्या लिख सकते हो आप, और भी बहुत सारे गुण दे रखे होंगे, जैसे कि आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड बनाने में, कोई भी नया कार्बनिक कंपाउंड बनाने, यौगिक बनाने में भी किसका उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है। और औषधीय दवाई है, ठीक है, वहां भी किसका उपयोग करते हैं, हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपसे 2 दे देना, एक हमने एक्स्ट्रा बता दिया है, अगर और ज्यादा देना चाहते हो तो दे देना, कम से कम 2 तो आपके पास होने ही चाहिए इसके उपयोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। क्या पूछ रहा है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से क्या होगा, अधिक होगा, समझाना है हमें। जैसे कि मैंने आंसर लिखा हुआ है, प्रोपेनॉल यानी कि C3H7OH में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी एक OH ग्रुप होता है जो अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बनाने की अनुमति देता है। ये कह रहा है कि जो प्रोपेनॉल होता है उसके में क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप होता है जो हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्या देगा, अनुमति देगा, यानी हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। और हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं, पावरफुल आबंध, पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग आबंध बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ब्यूटेन में कमजोर वंडरवाल्स बल होता है। अच्छा, क्या बताया, प्रोपेन में तो जो हमारा प्रोपेन होगा, प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा जो कि क्या होता है आपका परबल, क्या होता है, परबल। ब्यूटेन में कमजोर वंडरवाल्स बल होगा, क्या होगा, कमजोर वंडरवाल्स बल। ठीक है, होता है। हाइड्रोजन आबंध एक परबल आंतराणविक बल है, क्या है, परबल आंतराणविक बल होता है, क्या, हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, जिसके कारण प्रोपेनॉल के अणुओं को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी के बीच आबंध यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत क्या पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जिसमें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो तो पावरफुल होगा ही। ठीक है, अभी कह रहा है जिससे इसका कारण ये है कि इसका क्वथनांक ब्यूटेन से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जहां पर जितना पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वहां पर उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जहां अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, पावरफुल होगा। यही कारण है कि प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक होता है ब्यूटेन से अधिक होता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में क्या लगेगा, इस पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
यह क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाई है। कैनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या बतानी है हमें यहाँ पर, हाँ बताना है इसको एक रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना होगा। किसको, कैनिजारो समीकरण को। कैनिजारो समीकरण क्या होती है देख लीजिए, ये कैनिजारो समीकरण है, ठीक है। इसमें क्या बताएगा, ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया उन एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। क्या कह रहा है, ये अभिक्रिया उन एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है जिनमें क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ठीक है। इस अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड के अणु और एक सांद्र क्षार का अणु हो। सांद्र क्षार आप KOH ले लो या फिर NaOH ले लो, ठीक है, की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में स्वयं ऑक्सीकरण तथा स्वयं अपचयन, यहाँ पे खुद ऑक्सीकरण भी हो सकता है या स्वयं अपचयन भी हो सकता है, अपचयन से गुजरता है। दोबारा पढ़ते हैं, वे अभिक्रिया ये अभिक्रिया उन एल्डिहाइड द्वारा की दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। इस अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड के अणु सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्वयं ऑक्सीकरण तथा अपचयन से गुजरते हैं जिससे अल्कोहल प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने समीकरण दी हुई है, ये आपका एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, इसकी किसी क्षार के साथ रिएक्शन करा दी, गर्म करेंगे तो अल्कोहल और आपका HCOO निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। क्वेश्चन नंबर घ क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। यहाँ पर हमें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होते हैं और यहाँ पे क्या बताने हैं, दो महत्वपूर्ण कार्य बताने होंगे। न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA को बोलते हैं, ठीक है, जैव अणु होते हैं जो सभी ज्ञात जीवन रूपों में पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैसे DNA, RNA, ठीक है, ये हमारे जैव अणु है, ठीक है, और ये सभी ज्ञात जीवों में, जो हमारे सभी ज्ञात है जीवन है, जीवों में जो जीवन होता है सभी के रूपों में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइडों नाम छोटी इकाइयों के बहुलक होते हैं। क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों के बहुत सारे बहुलक में बहुत सारे बहुलक होते हैं, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण, ठीक है। आनुवांशिक जानकारी, जितनी भी आनुवांशिक जानकारी होगी किसके पास होगी, वो DNA के पास होने वाली है। जैसे लिखा हुआ है इसमें, DNA में जीव के विकास कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवांशिक निर्देश होते हैं। जो भी जीवों में विकास होगा, कार्य होगा या प्रजनन होगा, सभी का निर्देश कौन देगा, आपका DNA किसके अंदर आ रहा है, आनुवांशिक जानकारी का भंडार जो करता है वो भी है न्यूक्लियोटाइड के अम्ल के अंदर। इसके बाद बात कर रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण की। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण RNA करता है, ठीक है। RNA प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या एक न्यूमेरिकल है जो कह रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया क्या है, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस आयन एरो जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर, ठीक है, का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थान की गणना करनी है। तो क्या है, हमें समीकरण दी हुई है, इस अर्ध अभिक्रिया को तोड़ लेंगे। Zn एरो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहीं पे आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, यहाँ पर आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी निकल पाएगी हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 2, n बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। जब n बराबर हमारे पास 2 आ गया तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विभव का मान दिया हुआ है E0 यानी 1.1, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालेंगे गिब्ज ऊर्जा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, गिब्ज ऊर्जा। गिब्ज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल जी बराबर माइनस एफ ई। अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू 2 दे रखी है और एफ होता है फराडे स्थिरांक, जो जिसकी वैल्यू होती है 96,500 गुलाम। ठीक है, तो 96,500 गुलाम हमने वैल्यू पुट कर दी। जो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहाँ पर, तो ई नोट की वैल्यू दे रखी है 1.1 वोल्ट। अब 2 गुना 96,500 गुना 1.1 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 212300 जूल। ठीक है, इसे हम किलो जूल में बदलने लग क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 212.300। लेकिन हमें क्या निकालना है, सममेय स्थिरांक भी निकालना है। गिब्ज ऊर्जा हमारी निकल चुकी है, तो सममेय स्थिरांक का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल जी बराबर माइनस आर टी log केफी। अगर यहाँ से हम log केफी की वैल्यू निकालें तो डेल जी बराबर क्या होता है हमारा, डेल जी बराबर हो जाएगा आर टी, क्या हो जाएगा हमारा आर टी। ठीक है, डेल फ्री log फी की वैल्यू हो जाएगी डेल जी अपॉन log फी की वैल्यू हो जाएगी डेल जी अपॉन आर टी। अगर यहाँ पर डेल जी की वैल्यू रखें कितनी थी, -2,1,2,300 और आर की वैल्यू होती है, गैस कांस्टेंट होता है हमारा, आर की वैल्यू होती है 8.314। टी यानी परमताप कितना दिया हुआ है, परमताप दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे। अगर दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो log फी बराबर आ जाएगा 85.6। अब log को अगर भेज देंगे तो चला जाएगा ई की पावर में, क्या चला जाएगा ये ई की पावर में। ठीक है, log को उधर भेज देंगे कहाँ चला जाएगा, ई की फॉर्म में हो जाएगा log हमारा। ठीक है, अब जो पावर होगी, जो वैल्यू होगी वो पावर में चली जाएगी ई की पावर में। तो log के फी बराबर ई की पावर 85.6 और ई की पावर 85.6 की वैल्यू होती है 1.34 इंटू 10 की पावर 37। तीन न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला सांद्रता, दूसरा ताप और तीसरा उत्प्रेरक। या 3 कारक दिए हुए हैं, ये बताना है कि तीनों कारक किसी भी अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। नंबर 1 क्या है, सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अधिक सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं। है क्या, सांद्रता बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके बीच होने वाली टक्करें होंगी। अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो उनके बीच जो प्रति इकाई आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। अगर प्रति इकाई आयतन बढ़ रहा है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो जितने अणु होंगे टक्करें भी उतनी ज्यादा अधिक होंगी, और जितनी टक्करें ज्यादा अधिक होंगी उतना ही आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिकारक का अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अधिक सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, ताप। ताप बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाता है। अब तीसरा पार्ट क्या था इसका, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपको पता होगा, कोई भी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। परिवर्तित करने में अधिकांश परिवर्तित का वो कम भी कर सकता है, और यानी कमी भी ला सकता है उसके वेग में और बढ़ा भी सकता है, लेकिन अधिकांश अब किसी अभिक्रिया में क्या करता है, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अधिकांश उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या बताया कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया को परिवर्तित करने का काम करता है, जो अधिकांश अभिक्रिया क्या होती है, हमारी बढ़ जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के आयनिक समीकरण दीजिए। यहाँ क्या कह रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि देनी है, पूरी बनाने की विधि का वर्णन करना है क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने आंसर में लिखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलुफाइड अयस्क यानी MnO2 से बनाया जाता है, जिसमें MnO2 को KOH में ऑक्सीकारक के साथ, क्या कह रहे हैं, MnO2 को KOH में ऑक्सीकारक के साथ संगलित करके पोटेशियम परमैंगनेट यानी K2MnO4 बनाया जाता है, जिसका फिर ऑक्सीकरण या विद्युत अपघटन करके KMnO4 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कहा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलुफाइड अयस्क से बनाया जाता है, जिसमें MnO2 को KOH में ऑक्सीकारक के साथ संगलित करके पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 बनाया जाता है, जिसका फिर ऑक्सीकरण या विद्युत अपघटन करके KMnO4 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब कहा है इसने, इसके बाद अम्लीय पोटेशियम किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के आयनिक समीकरण दीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से इनसे अभिक्रिया करेगा और क्या करना है, इनके आयनिक समीकरण देनी है। ठीक है, आयनिक समीकरण देनी केवल। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने तोड़ लिया MnO4 में। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन H2S के साथ और H+ आयन के साथ कराई जाएगी, ठीक है, तो ये निकलेगा आपका Mn2 प्लस 5 सल्फाइड 5 सल्फर और प्लस 8 परमाणु निकलेंगे किसके, जल के। ठीक है, 8 परमाणु निकलेंगे जल के। ये रिएक्शन आपने 11वीं क्लास में करी होंगी, इस टाइप की रिएक्शन, वही रिएक्शन है यहाँ पे। सेकंड रिएक्शन है आपकी MnO4 किसके साथ करानी थी, Fe के साथ। पहली तो H2S के साथ करानी थी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, दूसरी है हमारी आयरन के साथ में। MnO4 प्लस 5 Fe2 प्लस आयन प्लस 8 H+ आयन, एरो Mn2 प्लस आयन प्लस 5 Fe3 प्लस आयन प्लस 4 H2 आपका निकल जाएगा। ये आपकी पहले क्वेश्चन की दोनों समीकरण हो गई होगी, अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। हर क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, आपका हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा रखा है बोर्ड पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वथनांक उन्नयन क्या है। इस प्रकार का क्वथनांक उन्नयन क्या है, एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 58 ग्राम मोल इनवर्स या 58 ग्राम पर मोल, मोल द्रव्यमान के 1.8 ग्राम, अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की हमें क्या गणना करनी है, निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, और वैल्यू किसकी दी हुई है, क्या रखा देख लीजिए आप। अच्छा, जो डेफिनेशन है आपकी लिख ली होगी तब उसमें लिख लेना। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, परिभाषा है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, चाहे बोर्ड में आपके आ भी चुका है ये। ठीक है, दिया क्या क्या दे रखा है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है। विलय का द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, WB, स्मॉल WB कितना है वो हमारा 1.8, कितना है हमारा 1.8 विलय का द्रव्यमान। फिर दिया विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी मान लेंगे कैपिटल MB। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा 58 ग्राम, कितना है ये रखा है 58 ग्राम। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान कितना रखा है 90 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान ये रहा, कितना है हमारा आपका 90 ग्राम। अब निकालनी है हमें मोलरता। मोलरता कैसे निकाल लेंगे, मोलरता निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, यहां पर मोलरता का फॉर्मूला होगा WB/MB × WA। ठीक है, तो WB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.8 ग्राम रख दिया, MB की वैल्यू 58 ग्राम और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें विलायक का द्रव्यमान
हमें ग्राम में दे रखा था, फिर क्या में चेंज कर देंगे किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 0.9, वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.3448 मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि हमने ग्राम क्या में चेंज कर लिया था केजी में। इसके बाद हमें निकालना होगा क्या, क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। आपने मोलरता क्यों निकाली, मोलरता इसलिए निकाली थी क्योंकि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में हमें मोलरता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पर, एम है प्यारे बच्चों आपकी मोलरता, ठीक है। और अगर मैं के बी की वैल्यू निकाल लूं तो फॉर्मूला आएगा एम इसके अपोन में जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डेल टी बी अपॉन एम। डेल टी बी यहाँ पर डेल टी बी दे रखा था, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 0.88 के, और बटे में आ जाएगा इसके जो हमारी एम की वैल्यू निकल रही थी कितनी 0.3448, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.55 केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के क्या की। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या है, एक न्यूमेरिकल है और इसमें कुछ डेफिनेशन भी पूछी गई है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5वें का, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षेप में समझाओ। कॉपर सल्फेट के विलयन को 2.0 एम्पीयर की धारा में 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। क्या है यहाँ पर, फैराडे के वैद्युत अपघटन के बारे में पूछ रखा है, इसका नियम संक्षेप में समझाना होगा हमें। तो फिर पूछा न्यूमेरिकल इसके साथ ही। तो सबसे पहले समझाते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाली पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, ठीक है। फैराडे के आपकी केमिस्ट्री में 12th क्लास में, हालांकि फिजिक्स में भी है, लेकिन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो केमिस्ट्री में 2 नियम है। पहला नियम होगा हमारा, देखिए था क्या, हमारे पास कोई वैद्युत अपघट्य है, मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत अपघट्य है, इसमें आपकी 2 इलेक्ट्रोड डली हुई है, जिस इलेक्ट्रोड को हमने किससे जोड़ा हुआ है, एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब मान लो कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, तो कॉपर की जितनी मात्रा इन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगी या मुक्त होगी, उस कॉपर की जितनी भी मात्रा मुक्त या निक्षेपित होगी उसका द्रव्यमान निकालना हमें होगा। किसका द्रव्यमान, किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाला जो कॉपर होगा या मुक्त होने वाला जो कॉपर होगा उसका द्रव्यमान निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाली पदार्थ का द्रव्यमान अगर W है तो प्रवाहित धारा Q आवेश के समानुपाती होगा। यानी कि अगर आप मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ाओगे तो आपको धारा भी यानी आवेश भी आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। यानी कि अगर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो आवेश भी बढ़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर W समानुपाती Q। W क्या है, W है पदार्थ का द्रव्यमान और Q क्या है, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। तो W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q, या W आपका समानुपाती चिन्ह हटाओ, क्या लगा दो Z Q हो जाएगा। जहां Q की वैल्यू आपको पता है IT होती है, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। तो Q की वैल्यू रख दी, क्या हो जाएगा फिर आपका W बराबर ZIT, ठीक है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 2.0 एम्पीयर की धारा, ठीक है, धारा का मान कितना दे दिया 2.0 यानी 2 एम्पीयर दे दिया। 20 मिनट तक टाइम कितना दे दिया आपको 20 मिनट। मिनट को क्या में चेंज कर लेंगे, मिनट को चेंज करते हैं सेकंड में, तो 20 गुना 60 क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से गुना कर दी तो आ जाएगी 1200 सेकंड, 1200 सेकंड आ जाएंगे हमारी यहाँ पर, ठीक है। अब आपका धारा भी बता दी और क्या दे दिया, समय भी निकाल लिया हमने। अब निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकालना है। निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान होगा क्या, जब भी कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग होगा, Cu कॉपर सल्फेट से CuSO4 से कॉपर अलग होगा तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस,
वह अलग होगा। तो क्या करा मैंने, इक्वेशन यहां से बना ली, Fu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो क्या बचेगा आपका, केवल कॉपर। तो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। कॉपर का मोल द्रव्य, कॉपर का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कॉपर का मोलर द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब क्या करा, सूत्र लगा दिया किसका, द्रव्यमान निकालने का। द्रव्यमान निकालने का सूत्र है आपका है, ठीक है, W बराबर मोलर द्रव्यमान गुना आवेश बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना आपका फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक कितना होता है, एक फैराडे स्थिरांक में 96,500 कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। ठीक है। एम की वैल्यू कितनी थी आपकी, 63.5 ग्राम पर मोल, और आई की वैल्यू आपकी 2, और क्यू की वैल्यू कितनी थी, फिर टी की वैल्यू कितनी हमारे पास में, टी की वैल्यू है 1200 सेकेंड। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगी, 2 फिर 2 कट जाएगा, क्योंकि ठीक है एन की वैल्यू क्योंकि 2 थी हमारी, 2 फिर 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा फिर 63.5 गुना 12 अब बटे में 965। ठीक है, 965। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 762 बटे 962। अगर डिवाइड करेंगे इसको आ जाएगा 0.789 ग्राम। ठीक है, यानी कि हमारा कॉपर का जो द्रव्यमान होगा वो कितना निकल का आया, वो निकल का आया हमारा, सॉरी, निक्षेपित कॉपर का जो द्रव्यमान होगा वो निकल का आया 0.789 ग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, पांचवे का क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ये आया आपका रासायनिक बलगति से, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगति की, वहां से आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, वहां से आया है। न्यूमेरिकल क्या है, प्रथम कोटि, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। ये कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है प्रथम कोटि की, ठीक है, वो 10 मिनट में 20% क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। हम बताना है उसी अभिक्रिया को 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, उसी अभिक्रिया को 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अगर मान लो कोई अभिक्रिया मेरा क्या आर है, क्या है वो पी है, आर यहाँ पर अभिकारक है और पी उत्पाद है। ठीक है, तो क्या होगा, जहां हमें टी दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट में कितनी अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, 20%। ठीक है, 20% निकाल लोगे। अगर अभिक्रिया, अच्छा, अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले, कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट होने से पहले क्या होती है, टी बराबर 0 पर सेकंड पर क्या होती है, वो 100% कंप्लीट होती है, प्रोडक्ट कितना बनता है, 0। टी 0 पर अभिक्रिया में कोई परिवर्तन, अभिक्रिया के अभिकारक में या अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैंने क्या बताया, जब भी कोई अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है या समय बराबर 0 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा, 0। तो मैं क्या मान लेता हूं, अभी जब अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुरुआत में अभिकारक क्या था आपका 100% जितना भी था। अगर 100% का आप 20% निकाल लोगे कितना बचेगा आपका 80, सॉरी 20 निकलेगा। अगर उस 20 को 100 में माइनस कर दूं मैं, कितना बचेगा 80 ग्राम, यानी कि आपके 80 सांद्रता कितनी बची है, 80। ठीक है, 100A माइनस 20A इक्वल 80A, ये क्या है आपकी सांद्रता है यहाँ पर किसकी, अभिकारक की। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग K बराबर 2.303 बटे टी log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां से टी की वैल्यू पुट करूं 2.303, ये रहा, टी की वैल्यू 10, log A की वैल्यू कितनी है आपकी 100, और A माइनस एक्स कितना है आपका 80 है, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 80 बटे 100, क्या बचेगा 100 बटे 80। ठीक है, अगर 80 को डिवाइड कर दो 100 से, सॉरी अगर 100 को डिवाइड कर दे 80 से तो आपका आ जाएगा log 1.25। ठीक है, ये आपका ऐसे चल रहा है 2.303, ठीक है, बटे 10 इंटू log 1.25 वैल्यू होती है 0.0969, आपको एग्जाम में दी हुई मिल जाएगी ये तो। ठीक है, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1, क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब क्या है, अब मुझे बताना है 75% पूर्ण होने में लगा समय, पूछ भी क्या रहा है, 75% पूर्ण होने में लगा समय, तो निकालना होगा हमें। ठीक है, वही अभिक्रिया अगर सांद्रता शुरुआत में कितनी हमारी 100 है,
और अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 75%। कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 75%। तो a माइनस एक्स आ जाएगा आपका 25, यानी 100 में से आप 75 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, फॉर्मूला वही प्रथम कोटि का, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फॉर्मूला आएगा k बराबर 2.303 बटे t75 log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, 2.303 ऐसे रखोगे, t75 ऐसी, log a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स आया आपका 75। कितना है आपका? 25। a से कट जाएगा, 25 100 काटो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, log 4 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 2 मान लो। या फिर एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, k का मान रख दो। समीकरण 1 से k का मान रखने पर, समीकरण 1 से k का मान कितना है हमारा? ये हमारा k का मान था, ये पूरा रखा ऐसे कैसे रख दिया, और इक्वल क्या रखा है हमारा? 2 पॉइंट ये जो रखा है ऐसा कैसे, तो 2.303 से 2.303 कट जाएगा। ठीक है, और जब कट जाएगा तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं? इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ और टी 75 की मल्टीप्लाई यहाँ, और ये हो जाएगा डिवाइड में। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। अब जब कैलकुलेशन करते हैं तो पहले तो पॉइंट से पॉइंट कट करूंगा मैं यहाँ पे। पॉइंट से क्या करूंगा? पॉइंट काट दूंगा। तो क्या बचेगा? 6020 इंटू 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 60200। ठीक है, 60,200। अब जब पॉइंट कट जाएगा नीचे क्या बचेगा? 969। अगर 969 से डिवाइड करूंगा 60200 को, तो आपका जाएगा 62.12 मिनट अप्रोक्स, यानी लगभग इतना ही आपका मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट में क्या था? हमें उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखने हैं। जैसा कि सूत्र आपका ये दिया हुआ है, किसका? टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड का। क्या है? CONH3 का होल टेट्राइड, H2O का होल ट्वाइड भाग Cl3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसी का पहले का दूसरा क्वेश्चन है, यानी वाई मान रखा है इन्होंने। पोटेशियम डाइऑक्सोलेटो क्रोमेट 3। ठीक है, इसका क्या होगा? K3Cr C2O4 का थ्राइड। ठीक है, ये हमारे यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दे रखे थे, आईयूपीएसी नाम बना दिए जिनके हमने सूत्र लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, जय का दूसरा पार्ट। FeCN6 आयन रखें आपको -4। फिर आपका FeH2O6 आयन रखें प्लस के 2 आयन के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, समझाओ। ये कह रहा है 2 यौगिक दे रखे हैं, दोनों के विलयनों के रंग भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, ये बताना किस कारण से होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला जो आपको उत्तर में लिखना है, रंगों का भिन्न होना लिगैंड की प्रकृति के कारण होता है। ठीक है, अगर जो रंग आपके भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसके कारण होते हैं? लिगैंड की प्रकृति के कारण। क्या हो सकते हैं कारण? देखिए, दोनों संकुलों में, यानी पहला संकुल ये रहा, दूसरा संकुल ये रहा, दोनों संकुलों में केंद्र धातु आयन Fe2+ है, पर लिगैंड अलग अलग है। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर, यहाँ भी Fe है, यहाँ भी Fe ही है, यानी कि इन्हें बोला Fe2+ आयन है दोनों संकुलों में। लेकिन यहाँ पर लिगैंड क्या है? Cn और H2O। यहाँ पे Cn है, यहाँ पे क्या है? H2O। लिगैंड अलग अलग हो गए, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु समान है, एक जैसी है, लेकिन लिगैंड क्या है? आपके अलग अलग है। फिर आपसे कह रहा है, ठीक है, FeCN6-4 आयन में Cn- एक परबल क्षेत्र लिगैंड है। ये कह रहा है कि जो आपका Cn है इसमें, वो क्या आपका परबल लिगैंड होता है, जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल नोट का उच्च मान उत्पन्न करता है। जब ये उच्च मान उत्पन्न करेगा तो ये क्या करेगा? H2O क्या है? एक दुर्बल लिगैंड है, जैसे लिखा हुआ भी FeH2O6 2+ आयन में H2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, जो डेल नोट का कम मान उत्पन्न करता है। अच्छा, Cn परबल लिगैंड है, तो आपका क्रिस्टल विपाटन का मान क्या करेगा? अधिक करेगा। और ये क्या आपका H2O दुर्बल लिगैंड है, इसमें क्या करेगा? आपका विपाटन का मान कम रखेगा। ठीक है, दो एक कारण ही हो गया। अब जब इन दोनों का विपाटन अलग अलग है, तो मैं कह सकता हूं डेल नोट के मान के में अंतर के कारण, जो डेल नोट है, जो उनके मान में अंतर आएगा, उसके कारण दोनों संकुल अलग अलग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आवेशित करते हैं, जिससे उनके संपूरक रंग भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं।
अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ क्या है उसे देखते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर घ की। क्वेश्चन नंबर घ मैंने यहाँ पर नोट करके रख रखे हैं पहले ही, आप इसको देख लीजिए और आपके नोट कर लेना, ठीक है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक अच्छे से समझा रखे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 6 के क्या में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, ठीक है। 5 यौगिक दे रखे हैं, जैसे 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, उसकी स्ट्रक्चर हमने ये बना दी है। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, उसके ये 1 ब्रोमो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, उसकी स्ट्रक्चर ये 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ये है। 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जो हमें आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी थी वो हमने ये नोट कर दिया, ठीक है। इन अच्छे से नोट कर लेना। पांच रिएक्शन नीचे दी हुई हैं जो आपको बैलेंस करनी है। अथवा में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के क्या में ही जो आपको ये करनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले ये यौगिकों के नाम कर दे रखे हैं जो आपको करने हैं। फिर नीचे ये आपकी 5 इक्वेशन है जो आपको पूर्ण करनी थी, या बोल सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, और 5 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ही पूरा 5 नंबर का है, मतलब हर एक पार्ट 5 नंबर का होगा, या बोल सकते हो हर एक पार्ट में जो आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, जैसे क्या है, क्या में आपको 5 पार्ट रखे हैं, हर इक्वेशन या हर आयु पे फिलहाल आपका 1 नंबर का होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्या की, ठीक है। ये क्वेश्चन है 6 के क्या का अथवा में दे रखा था, ठीक है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाओ। नंबर 1 रायमंड टीमन अभिक्रिया, नंबर 2 कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। तो नंबर 1 देखते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है। रायमंड टीमन अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय सोडियम, क्या कह रहा है, रायमंड टीमन अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके बाद अम्लीकरण पर सैलिसिलेल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है, फिनोल और क्लोरोफॉर्म को, किसी फिनोल या क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें मिलता है सैलिसिलिक, ठीक है, प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में। जो हमारी अभिक्रिया है C6H6OH प्लस, ठीक है, और CHCl3, यानी ये फिनोल की अभिक्रिया C5 आएगा यहाँ पर, C6H5 फिनोल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके, कोई भी अम्लीय की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा C6H4OH CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। ये हमारी रायमंड टीमन अभिक्रिया है। इसके बाद देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ
400 केल्विन और 4 से 7 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं, जिससे हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी हम सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन पर, और दाब कितना होना चाहिए, 4 से 7 एटीएम दाब होना चाहिए, जब गर्म करेंगे ना तो वहां हमें मिलेगा क्या, आपका सैलिसिलिक अम्ल। ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं बिना कोई देरी करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठे का क्या क्वेश्चन है, निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया को क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर साइड में पूरा समझा दिया है, लिख दिया है। ठीक है, अच्छे से आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, पूरी क्रियाविधि, बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे नोट करने में टाइम लगता, इसलिए मैंने क्या काम करा, आपको साइड में पूरा क्वेश्चन दे दिया है, अच्छे से नोट करना। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, सॉरी 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6 का ख। ठीक है, अच्छे से नोट कर ले। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल 2025 में आया हुआ, कोड नंबर 347 KA का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाओ। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा है। ठीक है, वो मैं भी आपको करके बताने वाला हूँ, जिसमें क्या करना है, आपको 2 अभिक्रिया को समझाना होगा अच्छे से। पहली अभिक्रिया है वहाँ पर रायमन टीमन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, किस तरह से हो रही है पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से वहाँ पर करानी होगी, समझानी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के क्या की। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, आपके पास 5 यौगिक दे रखे हैं, जिनके हमें क्या बताने हैं, आईयूपीएसी नाम बताने हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यानी लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग का 7वां का आपका क्या क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले का नाम दे रखा है मैथिल बेंजोएल्डिहाइड, दूसरे यौगिक का नाम है आपका 2,4 डाइमेथिल पेंटेन 3 ओन, तीसरे यौगिक का नाम है आपका 2-मैथऑक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है, चौथे यौगिक का नाम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, और मेरे बच्चों आपके 5वें यौगिक का नाम है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये आपके यौगिकों के हमने आईयूपीएसी नाम बना लिए हैं। ठीक है, पेपर में आपके कोई से भी सेट हो 1 या 2 आईयूपीएसी नाम देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B, C की संरचना दीजिए। आपको समीकरण दी हुई है। ठीक है, जो आपको समीकरण दी हुई है, ठीक है, तो वहां A, B और C की जगह बताना है। जैसे कि पहली इक्वेशन है हमारे पास CH3CH2I प्लस, इसकी रिएक्शन NaCl के साथ करा दोगे तो आपका प्यारा बच्चा बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, और अगर इसकी भी किसी भी अल्कोहलिक यानी OH की उपस्थिति में कराओगे तो उसका बनेगा आपको CH3CH2COOH, और Br2 और NOH की उपस्थिति में दोबारा रिएक्शन कराई जाएगी तो बनेगा CH3CH2NH2। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि A हमारा CH3CH2Cl और B हमारा CH3CH2COOH और C है हमारा CH3CH2NH2। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, C2H5N2Cl। अगर कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो C2H5Cl निकल का आएगा। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास निकल पाएगा CH3CH2COOH। ठीक है, अब इसको NH3 के साथ गर्म कर दें, आपका निकल का आएगा CH3CH2COONH2। ठीक है, ये आपका निकल का आएगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, A क्या है, तो A है हमारा C2H5Cl, B क्या है CH3CH2COOH और C है हमारा CH3CH2CONH2। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन 3 क्या है, CH3CH2Br2। ठीक है, KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा निकलेगा आएगा CH3CH2Cl और ये Al। ठीक है, आपका LiAlH4 की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2NH2
और जब रिएक्शन कराएंगे हम इसकी HNO2 के साथ गर्म कर देंगे 273 केल्विन पर, तो हमारा निकल पाएगा CH3 CH2 CH2OH। इसके अलावा अदरवाइज और भी कंपाउंड लिख लेंगे, लेकिन ये हमारे मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद होते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। अगर ये संरचना ये इक्वेशन आपको अच्छे से कवर करनी है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे तो आपका केवल अनफोल्ड फोल्ड कराया है मैंने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसके अथवा में है, ठीक है। वो अथवा वाले क्वेश्चन में यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कुछ क्वेश्चनों के, ठीक है, वहां से कर लेना, ठीक है। अब आज का पेपर हमने सोल्व कर लिया है। अथवा में हमें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 7 के पूरे अथवा में दे रखे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने हमें एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते समझाइए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी का अथवा में एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते समझाइए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन को मैं अभी साइड में यहाँ पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पर इसके साइड में स्क्रीनशॉट पर दर्शा दूंगा कि इनका आंसर क्या है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलता हूं जल्दी ही नए अनफोल्ड के साथ, नए फैक्ट के साथ, क्योंकि आज का जो फैक्ट कराया था हमने वो था रसायन विज्ञान 347 के ए, ठीक है। अब जो मिलेंगे, अब जो फैक्ट फोल्ड करेंगे वो होगा हमारा फैक्ट इससे नेक्स्ट वाला, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले फैक्ट के साथ। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट के 2 क्वेश्चन दिए हुए थे अथवा में, उनके ये आंसर है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो स्क्रीन फोटो में लिखे हुए हैं। आप कर लेना अगर अथवा वाले करना चाहो। देखो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जरूरी नहीं है ये अथवा में दे रखे हैं, यहाँ पर अथवा दे दिए और आपके पेपर में अथवा में ना हो, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से नोट करना, तैयारी करना।